तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान भारत में कैसे देखा जाता है कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है, तो उसके साथ-साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कि ये प्रॉब्लम है या तो रिलीजियस वायलेंस की प्रॉब्लम है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फिर मतलब आर्मी का रोल ज़्यादा है या फिर शिया सुन्नी अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर सेपरेटिज़्म है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या कोई ऐसा है कि कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है, उसका ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है अलग-अलग प्रॉब्लम्स में या ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स ही हैं? तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है? और अगर वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तो वो क्या है? सबसे पहले अगर आपको पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का जायज़ा लेना है, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान किन हालात में बना था। वो हम सब जानते हैं, तारीख़ का एक रुख इंडिया पढ़ाता है, एक रुख पाकिस्तान पढ़ाता है। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल अयां है, वो ये कि पाकिस्तान अपने बनने के साथ 2 प्रॉब्लम्स लेकर पैदा हुआ। जिस तरह कोई बच्चा पोलियो लेकर पैदा होता है ना, इस तरह पाकिस्तान 2 प्रॉब्लम्स लेकर पैदा हुआ, वो पैदाइश के साथ ही उसे लाहिक हो गए। एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है या पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, एक मजहबी रियासत है या एक कौमी रियासत है। इसी की मैनिफेस्टेशन आप आगे देखते हैं कि क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है, इसी वजह से हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लेकर आए, इसी वजह से आगे जाकर हमने अहमदीज़ को नॉन मुस्लिम करार दिया। इस ही वजह से, क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो कोई नहीं थी, इंडिया से जो हमारी हिस्ट्री थी, क्योंकि हम टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बने थे, उस हिस्ट्री को तो हमने डिवोर्स कर दिया। अब इस्लाम के नाम पे एक नई हिस्ट्री बनानी थी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। मैं इसको कंडेम या सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं, चाहे वो सिंधियों की आइडेंटिटी हो, चाहे वो बलोच की आइडेंटिटी हो, चाहे वो पठान की आइडेंटिटी हो, चाहे वो पंजाब की आइडेंटिटी हो, इन सब को ख़त्म करके एक इस पाकिस्तानी एक इस्लामी आइडेंटिटी बनाई जाए, जो इन तमाम आइडेंटिटीज़ के अमलगमेशन से ना बनी हो, इनके ऑपोजिट में खड़ी हो। तो पहली बुनियादी प्रॉब्लम तो हमें यहाँ से खड़ी हुई। दूसरा मसला जो इसी के बतन से पैदा हुआ, वो ये कि पाकिस्तान को गवर्न किसने करना है? सियासतदानों ने करना है, डेमोक्रेसी हमारे पास होगी, या बंदूक ने अल्टीमेटली हम पे राज करना है? और क्योंकि ये फैसला हम कभी नहीं कर सके, इसलिए आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशंस बनते रहे, टूटते रहे। 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास मौजूद भी है, वो भी कम से कम 3 बार तो ऑफिशियली तोड़ा जा चुका है। और उसके बाद भी, आज भी, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, जो मॉकरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रोज होती है, वो आपके सामने है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान का हर प्रॉब्लम, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो टेरिटोरियल हो, चाहे वो स्टेबिलिटी का ना होना हो, ये तमाम इन दोनों के बतन से ही फूटती हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम आपने बताई, क्या उसको समराइज़ इस तरह से करा जा सकता है कि ये टू नेशन थ्योरी पर बनाया गया, जो कि एक फ्लॉड थ्योरी थी, जिस वजह से कंट्री भी फ्लॉड ही है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं कि तारीख में बहुत सारे सियासतदान बहुत सारी आइडियाज़ को लेकर इलेक्ट होते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद उन्हें बेहतर किया जा सकता है। अगर आप जिन्ना साहब को भी देखिए और बहुत रियलिस्टिकली उनका जायज़ा लें, तो आपको ये जानकर हैरत होगी, और मैं इसको बहुत वसूख से कह रहा हूँ, कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान में भी एक नारा लगाया जाता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्ना साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार ये नारा नहीं लगाया। और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिन्ना साहब ने इस तरह की आइडियाज़ तो दिए, कमेंट्स तो दिए कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज़ होगी, मुसलमान और जो हिंदू हैं वो अलग सिविलाइजेशंस हैं, साथ नहीं रह सकते, तमाम चीज़ें। लेकिन साथ ही उनकी 11 अगस्त की स्पीच भी है। साथ ही वो गाहे-बगाहे सेक्युलरिज़्म की बात भी करते थे। साथ ही वो मौलवियों के खिलाफ जाकर, या फंडामेंटल या ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के खिलाफ जाकर, अपनी बहन को आगे-आगे अपने साथ रखते थे। तो जिन्ना साहब की तरफ से आपको दोनों तरफ की आइडियाज़ भी मिलेंगे, कमेंट्स भी मिलेंगे, कभी-कभी तो आपको दोनों के दलाइल भी मिलेंगे। ये जिस तरह एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक केस जीतने के लिए एक वकील उस वक़्त के हवाले से जो आर्गुमेंट्स यूज़ करता है, जिन्ना साहब ने वही किया, और इसको बहुत आग दी उस वक़्त के हालात ने। आपको ये देखना पड़ेगा, इससे हम एग्री करें या डिसएग्री, मुसलमानों की एक रिवायत थी खिलाफत की, जो वर्ल्ड वॉर में आके टूट गई। खिलाफत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, तो उसका भी एक गुस्सा था। मुसलमानों की जो अपनी ज़बू हाली थी, जो हमारा नीचे गिरना था, तारीख़ में ज़रा भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, एक उसको भी ऊपर लेके जाने का
एक चाह थी। उसके बाद अगर आप अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत मुसलमानों से छीनी ना, इंडिया में आके हुकूमत की, लेकिन छीनी मुसलमानों से, तो वो जो कौमी तशख़्ख़ुस था, इस सब की अमलगमेशन ने ऐसे हाल बना दिए थे, ऐसा मौका पैदा कर दिया था कि मुसलमान अपने रिवाइवल की कोशिश कर रहे थे। और उस वक़्त कुछ सियासी हालात, कुछ लोगों के सोशल हालात ने ये मौका दिया, और इसकी ज़ाहिर है बुनियादें भी मौजूद थी कि टू नेशन थ्योरी पनपने लगी। मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात बेहतर हो सकते थे अगर जिन्ना साहब ज़िंदा रहते। गो कि इसमें बहुत सारे मसाइल थे कि जिन्ना साहब के अलावा हमारे पास कोई बड़ा लीडर नहीं था। लियाकत अली खान उस पाई के लीडर नहीं थे, लेकिन चलिए अगर उन्हें भी इंक्लूड कर लें, तो उन 2 के अलावा हमारे पास कोई भी नहीं था। इंडिया की तरफ देखिए तो गांधी जी थे, गो के वो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन गांधी जी कम से कम बनते वक़्त थे, उनके आइडियाज़ तो कम से कम थे। नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। एक से बढ़कर एक, आप एक शख्स का नाम लें और उसके ऊपर पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई शख्स नहीं था। तो वो आइडिया मेरी अपनी ज़ाती राय में तो फ्लॉट था, लेकिन उसको इस तरह चेंज किया जा सकता था बाद में, अगर जिन्ना साहब ज़िंदा रहते, मेरे ख़्याल में, कि ये उस वक़्त की सियासी ज़रूरत थी, और फिर 11 अगस्त की तकरीर पर हम उसकी बुनियाद रखते, और उसके ऊपर बुनियाद रखते जो जिन्ना साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान उस तरह रहें जिस तरह अमेरिका और कनाडा रहता है। तो आइडियोलॉजी, इसको सम अप करते हुए, मेरे ख़्याल में आइडियोलॉजी फ्लॉड थी, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है। लेकिन अगर जिन्ना साहब रहते, तो उनके कराइन भी मुझे बताते हैं कि वो अल्टीमेटली शायद उतने हार्डकोर ना होते, और हमारा मामला कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता। तो सर इसी से एक नया क्वेश्चन बनता है कि अगर हम प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप ये समझते हैं कि फ़िलहाल कोई सॉल्यूशन निकलेगा, तो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि रियासत ने अपना स्पेस बहुत लूज़ कर दिया है। किस तरह? कि मज़हबी बयानियाँ बनाते-बनाते, उसके बाद जो जिन्ना साहब ने किया, आने वाले लीडर्स के पास क्योंकि कुछ और नहीं था, डेवलपमेंट नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उन्होंने मज़हब का ओपियम लोगों को देना शुरू किया। उसको आके फाइनलाइज़ कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दिया ज़िया उल हक साहब ने। तो अब मज़हबी हलकों के पास तो इतनी पावर नहीं है, मज़हबी पार्टीज़ के पास तो इतनी पावर नहीं है, तभी आप देखते हैं कि आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी मज़हबी पार्टी की हुकूमत नहीं बन सकी। वो जलसे तो बड़े कर लेते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल वोट बैंक बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन लोगों के अंदर, अवाम के अंदर ये थॉट है कि हमारा ये तशख़्ख़ुस है, मज़हब हमारी पहचान है। तो उसको अगर हम एक स्टेट का नैरेटिव चेंज करना चाहें, तो वो फ़िल वक़्त बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ जो मैंने पहली बात की थी कि फ़ौज हमारे पास एक हुक्मरान की हैसियत इख्तियार कर गई, वो इस वक़्त भी बहुत मुश्किल है। अगर आप पाकिस्तान की न्यूज़ देख रहे हो, तो इमरान खान साहब मेरे नज़दीक, मेरे ख़्याल में, और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, मिलिट्री के साथ मिलकर उन्होंने बाकी तमाम अपोज़िशन को, नवाज़ शरीफ साहब हों, आसिफ ज़रदारी हों, उनको हटाया, खुद आकर हुकूमत सँभाली, उनके ज़रिए हुकूमत करते रहे। बाद में जब फ़ॉल आउट हुआ, तो इस तरह का मामला हो गया कि खान साहब अब जेल में हैं, और जो पहले लोग रांदे दरगाह थे, जो पहले लोगों को निकाल दिया गया था, अब वो आके एस्टेब्लिशमेंट की सियासी गोद में बैठ गए हैं। अगर ये इस वक़्त नून लीग, नवाज़ शरीफ साहब की जमात, पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब की जमात अपने पहले वाले मौक़िफ़ पे खड़ी रहती, और इस वक़्त सियासी कॉम्प्रोमाइज़ ना करती, तो शायद हम कुछ कर सकते थे। या अगर इमरान खान साहब भी अब हुकूमत से निकलने के बाद अपनी गलतियों का एतराफ़ करते, सच बताते, और एक के बाद एक निकलने के बाद भी झूठ ना बोलते, तो मुझे लगता था कि सियासतदान कुछ कर सकेंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब को जेल में डालने के लिए, बाकी सियासतदानों ने हुकूमत में आने के लिए इतनी स्पेस लूज़ कर दी है कि अब जो हमारा आर्मी चीफ चाहेगा वही होगा। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि शायद इलेक्शंस भी हमारे डिले हो जाएँ, तो इस वक़्त तो कोई सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आता। तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता था कि पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली स्टेबल होता, तो क्योंकि जब लोगों के पेट भरे हुए होते हैं, तो फिर भी तब्दीली करना आसान होती है। बिकॉज़ लोगों को लगता है कि अच्छा, हमें हम तमाम चीज़ें मिल रही हैं, कोई छोटी तब्दीली हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, हम डिफ़ॉल्ट से बिल्कुल बाल-बाल बचे हैं, तो इस मौके पर कोई भी फंडामेंटल, इंस्टीट्यूशनल या नैरेटिव का चेंज करना, वो ऐसा होता है ना कि भूखे के पास एक उम्मीद थी, आप माफ़ कीजिएगा, वो ऐसा होता है ना कि भूखे के पास एक उम्मीद थी आखिर में, चाहे वो गलत ही हो, लेकिन अब वो भी उससे छीन लें, तो फिर भूखा बिल्कुल वाइल्ड हो जाता है।
तो इस वक्त हमारी ये सिचुएशन है। लेकिन सर, तो जैसे ये तो आपने अभी कंटेम्प्रेरी समस्याएं बताई हैं कि उनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं और हमें ये देख रहे हैं कि स्टेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो कि सिविल सोसाइटीज़ है, एटलीस्ट उनको क्या कहना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान के स्टेट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मैंने जो आपको हालिया हालात बताए, वो हालिया लेंस से नहीं बताए, वो मैंने आपको तारीख के लेंस से ही बताए कि अगर तो मजहबी नैरेटिव को तब्दील करना है, अगर तो सियासतदानों ने अपना स्पेस वापस लेकर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, तो वो तब होगा ना कि जब रियासत स्टेबल होगी। वो तब होगा ना कि जब आर्मी को आहिस्ता आहिस्ता बैरिक्स में पीछे भेज दिया गया होगा। वो तब होगा ना कि जब सियासतदान अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी इंटेग्रिटी से अपनी स्पेस रिक्लेम करेंगे। जो मैंने आपको हालिया हालात बताए, वो यही दर्शाने के लिए थे, यही बताने के लिए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस वक्त आर्मी इज इन फुल कंट्रोल। वो जिसको चाहती है वो हुकूमत बनाता है, जिसको चाहती है वो नहीं बनाता। तो इस वक्त सिविल सोसाइटी अगर कुछ करना भी चाहे, अगर इंडिविजुअल्स थिंकर्स कुछ करना भी चाहें, तो उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है। और आज की बात नहीं है, आप शुरू से देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद फातिमा जिन्ना एक एक्टिविस्ट के तौर पे उठी थी, हालात को बेहतर करने के लिए उठी थी। दूसरी तरफ अयूब खान थे डिक्टेटर, और वो रेफरेंडम में चीटिंग करके, धांधली करके जीत गए। इसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, पाकिस्तान के शायद सबसे सेलिब्रेटेड सियासतदान। दूसरी तरफ ज़ियाउल हक ने सिर्फ एक पेन के स्ट्रोक से उन्हें न सिर्फ हटा दिया बल्कि फांसी दे दी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, बेनज़ीर साहिबा को देख लीजिए, जिन्हें बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। 90s में अपने प्रॉब्लम्स के अलावा भी डेमोक्रेसी कुछ न कुछ चल रही थी। मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया, सब खत्म हो गया। मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ के बाद सिविलियंस ने कुछ क्लेम करना शुरू किया, लेकिन इमरान खान की सूरत में एक नया पपेट हमारे सामने आ गया। तो मैं इसको तारीखी पस मंजर से ही जोड़ रहा था कि तब्दीलियां जो लॉन्ग टर्म होती हैं वो तब होती हैं जब स्टेबिलिटी हो। जब डे टू डे बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पर सिर्फ आर्मी फैसला कर रही हो, तब कोई तब्दीली हो नहीं सकती। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे जब मैं टू नेशन थ्योरी को पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि ये टू नेशन थ्योरी का एक हिंदू पहलू भी है कि 1940s तक जितने भी बंटवारे के प्रपोजल दिए गए थे, उसमें जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की तरफ से ही आए थे या गैर मुस्लिमों की तरफ से ही आए थे। पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी पहले आई और फिर पाकिस्तान आया। इंडिया में ऐसा हो रहा है कि टू नेशन थ्योरी फेल हो गई थी, जो हिंदू वर्जन था टू नेशन थ्योरी का, लेकिन अब वो पनप रहा है, अब वो पॉपुलर हो रहा है, अब लोग उसको कह रहे हैं। मतलब काफ़ी अजीब लगा मुझे, ये देखा मैंने कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी वही भाषण दिया जो जिन्ना का मैंने अपनी इंडिया आफ्टर गांधी किताब में पढ़ा कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग संस्कृति हैं। तो ये पॉपुलर हो रहा है, जिन लोगों को वो गलत लग रहा है जिन्ना का भाषण, उनको योगी जी का ये भाषण गलत नहीं लग रहा है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या भारत के लिए इसमें क्या है, मतलब भारत पाकिस्तान के ये जो हिस्ट्री रही है, उसकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, इससे क्या सीख सकता है? क्या कुछ सीखने को है, और अगर है तो वो क्या है? सीखने के लिए तो भारत के पास पाकिस्तान से बहुत कुछ है। ये कि किस तरह मिलिट्री को अपने स्पेस नहीं देनी, ये कि किस तरह आपने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये कि आपने किस तरह इंडिया में सिर्फ वन पार्टी रूल नहीं बनाना, ज़्यादा पार्टीज हों, मजहब का कहीं अगर मुदाखलत किसी स्टेट में है भी तो ओवरऑल ना हो, और फौज अल्टीमेटली सरहदों की हिफाजत करे और सियासतदान अपना काम करे। तो आप इसको एक केस स्टडी के तौर पे ले सकते हैं कि तमाम तारीख जितनी गलतियां हमने की वो इन 3 में समोई जा सकती हैं। और इसमें एक के अलावा कि फौज अपनी जगह पर सिर्फ सरहद की हिफाजत कर रही है, 2 इंडिया ब्लेटेंटली कर रहा है। एक, मजहब को सियासत में न सिर्फ लाना बल्कि उसको सेलिब्रेट करना। दूसरी बात कि ये कोशिश करना कि बीजेपी के बाद, मोदी जी के बाद कोई और ऑल्टरनेट रहे ही ना। ये बहुत संगीन गलती है जो इंडिया अपने साथ कर रहा है, ये बहुत संगीन गलती है जो इंडिया अपनी डेमोक्रेसी के लिए कर रहा है, और ये बहुत संगीन गलती है जो इंडिया अपने लोगों के लिए कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जब इतना प्रेशर होगा, एक ही आइडियोलॉजी इस तरह पनपेगी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि वेपनरी पनपेगी, तो दूसरी तरफ को आप उस तरह नहीं दबा सकते जिस तरह हम पाकिस्तान में लोगों को दबा लेते हैं। इंडिया बहुत वाइब्रेंट सोसाइटी है, आपके पास सेक्युलरिज्म की पूरी एक तारीख है, आपके पास अभी भी बड़े लोग हैं। अभी आप देखें, जो आपका इंडिया के नाम से एक अलायंस बना है, वो भी ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि लोगों में अभी भी बोलने की हिम्मत है। उस तरह आज़ादियां सल्ब नहीं कर ली गई जिस तरह पाकिस्तान में हुई।
राहुल गांधी साहब का जिस तरह अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिस तरह उसमें लोग शामिल हुए, ये भी आपको बताता है कि वहाँ डिसेंटिंग वॉइसेस हैं। अगर तो बीजेपी और मोदी साहब इसको अल्टीमेटली खत्म करके ये समझते हैं कि बीजेपी और भारत की इसमें जीत है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।